अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अनीना फारूक शेख। आज हम अपने तज्जियाकारों से जानेंगे कि मुल्क में सियासी सूरत हाल से मुतल्लिक बड़ी बातें हो रही हैं, बड़े दावे हो रहे हैं, इनमें कितनी हकीकत है और ख़बर असल में क्या है प्रोग्राम के सेकंड हाफ में। लेकिन पहले ज़रा जिक्र करेंगे फ़ॉरेन फंडिंग केस में जो महफूज फैसला है वो इलेक्शन कमीशन से सुधारने का बड़ा मुतालबा किया जा रहा है और ज़ोर पकड़े हुए है। गुज़श्ता रात PDM ने भी अपने इजलास के बाद इसका मुतालबा किया है और हुस्न इत्तेफाक देखिए कि आज सुबह फाइनेंशियल टाइम्स के साइमन क्लार्क की एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें अबराज ग्रुप के मालिक आरिफ नकवी के हवाले से उनकी कुछ इंकशाफात हुए हैं। बताया गया है इस जो फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल है उसमें कि अबराज ग्रुप के मालिक आरिफ नकवी ने ऑफशोर कंपनी के जरिए वुटन क्रिकेट क्लब के एक अकाउंट से $2.12 मिलियन PTI के अकाउंट में मुंतकिल किए। अब फाइनेंशियल टाइम्स पूरे का पूरा जो रिपोर्ट कर रहा है इसमें एक मनी ट्रेल पेश करता है और ताने बाने वो जोड़ता है कि न सिर्फ चैरिटी के नाम पर क्रिकेट मैच करवाया गया और उसकी जो प्रोसीडिंग्स थी वो मुबैना तौर पर PTI के अकाउंट में, बल्कि ये भी मुबैना तौर पर इस आर्टिकल में कहा गया है और ताना बाना जोड़ा गया है कि कुछ रकम थी जो कि UAE के एक वज़ीर जिनका ताल्लुक शाही ख़ानदान से भी है UAE के, उनके अकाउंट से गई वुटन क्रिकेट के अकाउंट में और फिर वहाँ से वही रकम जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट में। तो ये सारी मनी ट्रेल पेश की गई है और मुबैना तौर पे इसका लिंक जोड़ा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अब इस सारे मामले के ऊपर जो सपोर्ट किया गया है वो कर रहे हैं जी, कुछ ईमेल्स हैं अबराज ग्रुप की और कुछ बैंक स्टेटमेंट्स हैं उनका हवाला देकर। अब ये अबराज ग्रुप से पहली दफ़ा नहीं है कि जोड़ा गया है। आपको याद होगा 2021 में शाहजेब खानजादा साहब के साथ इंटरव्यू करते हुए बशीर मेमन साहब ने भी एक इंकशाफ किया था। उन्होंने बताया कि जब अबराज ग्रुप और आरिफ नकवी की जो वाजिबात हैं कि इलेक्ट्रिक से मुतल्लिक, उसके सिलसिले में तहकीकात के लिए उन्होंने वज़ीर आज़म, उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के पास गए और बात की तो इमरान खान साहब उनसे नाराज़ हो गए, बड़ी बरहमी का इजहार भी किया। अब इसके ऊपर PTI से जब इस स्टोरी के ऊपर रद्द अमल मांगा गया तो PTI के रहनुमा कुछ यूँ कहते हैं कि इस तरह की फंडिंग पूरी दुनिया में होती है। उन्होंने कहा इसमें कोई कबाहत नहीं है, ऐसे लोगों को, अपने लोगों को बल्कि विलन बनाकर पेश ना करें, ये इसराइली लॉबी की साजिश है क्योंकि वो किसी मुसलमान को, असर व रसूख वाले मुसलमान को एक हद से तजावुज़ करता हुआ देख नहीं सकते। साथ ही साथ उन्होंने कुछ दीगर जमातों के ऊपर भी तनकीद की कि उनकी जो फॉरेन फंडिंग है उनसे मुतल्लिक क्यों नहीं अभी तक मालूमात सामने आ रही हैं और उस सिलसिले में क्यों नहीं मुतालबा किया जा रहा, वो भी होना चाहिए। अब इस सिलसिले में अपने तज्जियाकारों के सामने ये सवाल रखेंगे कि क्या फॉरेन फंडिंग वाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वजाहत पेश कर रही है वो दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब और अतर काज़मी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अतर, आपसे जानना चाहेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा 2 से 3 इसकी वजाहतें दे रहे हैं, जो बयानात सामने आए हैं फवाद चौधरी के भी, फ़ारूक हबीब के भी, क्या समझते हैं आप, खास तौर पे बशीर मेमन साहब के जो इंकशाफात हैं उसकी रोशनी में? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज डॉलर हमारा 250 पे पहुंच गया है, तो बड़ी इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, कहीं से भी पैसे आ रहे हैं इस वक्त तो आने चाहिए। अब जहां तक इसका ताल्लुक है, ये इनका देखें जो भी है केस चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर फैसला करना है। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की जिस तरह की स्टोरी है, इसी तरह की कुछ बरस कबल एक स्टोरी वॉल स्ट्रीट जर्नल की आई थी, उसमें एक और सियासी जमात के लीडरान के हवाले से और कुछ इस किस्म के इल्जामात लगाए थे। अखबारी रिपोर्ट है, जो भी होगा इलेक्शन कमीशन ने यकीनन उस हवाले से तहकीकात भी की होंगी। लेकिन ये जो फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग कही जाती है ना, ये वो चीज है जिसके ऊपर शायद इस पैनल के अंदर बैठे हुए लोगों से सबसे ज्यादा मेरा तजर्बा है। मैं यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर खुद गया हूं। बरतानिया के अंदर मैंने देखा है कि वाहिद पाकिस्तानी सियासी जमात है PTI, जिसे ओवरसीज पाकिस्तानी पेड मेंबरशिप लेते हैं। वो हर माह या हर बरस उसके लिए एक मेंबरशिप फीस देते हैं। तो जिस तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानी फंडिंग करते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ की फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से आता है। अब अगर किसी शख्स ने, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उसने कोई पैसे दिए हैं और उसके पैसे में कोई मसला है, तो वो तो फिर फाइनेंशियल इशू है, वो जिस मुल्क में रहता है और उस मुल्क की हुकूमत के दरमियान। अगर उसकी कमाई किसी गैर कानूनी तरीके से आई है तो उसका अंदाजा जो पाकिस्तान में बैठा हुआ शख्स है उसको तो नहीं हो सकता।
सकता। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी लॉन्ग शॉट है कि इसके अंदर अब हम इमरान खान को बदनीयत या इमरान खान को करप्ट साबित करें कि इब्राज जो ग्रुप है उसके ऊपर कोई इल्जामात हैं, उन्होंने माजी में डोनेशन दी थी तो लिहाजा इससे इमरान खान जो है वो करप्ट साबित हो गए। मेरे ख्याल में ये उसी चीज का तसलसल है जो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ कोशिशें हो रही हैं, कभी फरागोगी आ जाती है, कभी ये आ जाता है, कभी वो आ जाता है। तो ये मीडिया की कंजम्पशन। लेकिन आता क्या ये मायूब नहीं है कि साबिक DGFI बशीर मेमन का आपको शाहजेब खानजादा को 2021 का दिया हुआ इंटरव्यू याद होगा, अभी हम चला भी देते हैं आप लोगों के लिए। उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया और उन्होंने ये बात रिकॉर्ड के ऊपर कही कि इमरान खान के पास जब वो ये लेके गए सारी तहकीकात और जो वाजिबात थे आरिफ नकवी साहब की कंपनी के ऊपर, तो इमरान खान साहब उस वक्त के वज़ीर आज़म बड़े बरहम हो गए, बड़े नाराज़ हो गए बशीर मेमन साहब के ऊपर। उन्होंने कहा कि तुमने तो कंपनी डबो दी है पूरी की पूरी, मत करो। यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि वो मेरे दोस्त हैं तो वो छोड़ दो, वो मामला आगे ना करो। तो क्या ये मायूब नहीं है? देखिए, बशीर मेमन का वर्ड अगेंस्ट खान साहब के वर्ड, बशीर मेमन को जिस तरीके से उनके ओहदे से हटाया गया था, बाद में उनके बेटे की कोई फैक्ट्री वगैरह भी सामने आ गई। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह तासुर दे रहे हैं कि जैसे मदर टेरेसा ने आके कहा या एदी साहब ने बताया कि इमरान खान ने ये करप्शन की है। भाई बशीर मेमन के ऊपर खुद कितने सवाल आते हैं। वो जिस तरीके से उनको हटाया गया तो वो तो एक अग्रीव्ड पार्टी है, वो तो एक मुद्दई है इमरान खान के खिलाफ। वो उनके बयान को तो हम उस तरह अहमियत नहीं दे सकते। हाँ, अगर कहीं पे तहकीकात हो, मुल्क के किसी इदारे के अंदर कोई तहकीकात सामने आती हैं, अभी इलेक्शन कमीशन के सामने पड़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर वाहिद जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी अवाम फंडिंग करती है। बाकी तो कोई कब्जा माफिया आपकी जमानतों से लेके आपकी शादियों के खर्चे तक वो उठाते हैं। और जिस तरह यहाँ पे जमातों की फंडिंग होती है, मेरे जो सीनियर्स यहाँ पे बैठे हैं वो आपको खुद बता सकते हैं, MNA के टिकट के लिए और MPA के टिकट के नाम के ऊपर किस तरह फंडिंग ली जाती है, तो हम सबको पता है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने एक बाकायदा तौर पर एक मुनज़्ज़म तरीकाकार मुतारिफ करवाया पाकिस्तान की सियासत में सियासी जमात को फंड करने का। वो अब उसको भी हम जो मनी ट्रेन पेश करी है फाइनेंशियल टाइम्स, इसमें बड़ी मायूब बात है कि UAE से भी इसके ताने बाने जोड़े जा रहे हैं और कहा जा रहा है UAE की एक शख्सियत है, वजीर के ओहदे पे भी रहते हैं, रॉयल फैमिली से उनका ताल्लुक भी है, उन्होंने कुछ डोनेशंस दी, कुछ पैसे दिए नामालूम मकासद के लिए, जो पहले इसी तरह वुटन क्रिकेट में गए और फिर वुटन क्रिकेट के अकाउंट से PTI को वही रकम मुंतकिल हो जाती है। सो ये भी बड़े शकूक व शुबहात क्रिएट करते हैं। न्याजी साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? साफ चली शफाफ चली। एक तो मुझे बड़ी अभी खबर मिली है कि इमरान खान साहब ने अतर काज़मी साहब को, और हो सकता है गलत हो, ये कंफर्म कर देंगे, कहा है कि जी फाइनेंशियल टाइम्स को कल ही जो है $2 बिलियन के ऊपर सू करते हैं, ताकि सारी चीज़ जो है, क्योंकि वहाँ पे तो आपको पता ना कितने लाइबल सूट के, ये अभी बताएंगे कि ऐसी कैफियत है कि नहीं है, क्योंकि वो बड़ा शहबाज शीख साहब से भी करवाया था। ओहो, सुनते जाए, अभी तो सुनते जाए भाई, अभी सर धुने। मेरे थोड़ा सा इसमें दिलचस्प पहलू है। फॉरगेट इट के जी वो कितने आए, 1.1 बिलियन जो डॉलर्स हैं कि मदर साहब की जेब से निकाल के इलेक्ट्रिक बिल मदर साहब दे रहे हैं, बिल अलीना दे रही है कराची में बैठ के। मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ा अगर आपके इलेक्ट्रिक में से 1.1 बिलियन डॉलर इमरान खान तक पहुँचे। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये मदर साहब कि जो 2 टीम्स इनकी 2010, 11 और 12 की समर में शराब की पार्टी के ऊपर फंड रेजिंग की गई, चैरिटी के ऊपर, ये कहा गया कि चैरिटी के ऊपर जो बनाया गया, तो 2 टीमों का जो नाम रखा गया वो मुझे बड़ा मज़ा आया। एक का नाम तो मैं ले सकता हूँ, वो है पेशावर परवर्टर। मज़ा आया। अच्छा, पेशावर परवर्टर। तो पेशावर के लोग तो परवर्टेड लोग हैं। मज़ा आया सर। लेकिन दूसरा नाम मैं नहीं ले सकता हूँ जो फादर के ऊपर है ना, कि जो दूसरी टीम है फैसलाबाद वालों की, जो फैसलाबाद के, मुझे हैरान हूँ इस शख्स की जहनियत पे। मेरे ख्याल मुद्दे पे आ जाता है। अच्छा, नो तो बात यह उसी आज की फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर ही तो लिखा हुआ है सब कुछ, आप भी पढ़ चुका है कि वुडन के T20 मैच के अंदर दो टीमें खेली थी, जहाँ से असल जो बाखज है सारी चीज़ों का। देखिए क्राइसिस ये कि साफ चली शफाफ चली। मुझे आज फवाद चौधरी का बयान अच्छा लगा, उसने कहा अगर हम चोर हैं तो मिस्टर नून अपनी उस पार्टी वाले भी चोर हैं। यही मैं सुनना चाहता था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस मुबारक है, अल्लाह मियाँ उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक आपको पूरी तरह आपकी असलियत लोगों के सामने ना ले आए। मैं कैसे मान लेता कि इमरान खान साहब की असलियत नहीं आएगी और ऐसे अल्लाह मियाँ के पास हम चले जाएंगे?
हफीजुल्लाह न्याजी की हैसियत ने असलियत नहीं आएगी, हम अल्लाह मियाँ के पास चले जाएंगे। लोग मुझे समझते रहेंगे मैं बदमाश हूँ और हो सकता है मैंने कभी ना की हो। लोग मुझे सेठ समझते रहेंगे और मैं लोगों को चुकवा देकर निकल जाऊँ। ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट जो है, खुदा गवाह है कि ये सब पता था, लेकिन इस तरह तहकीक करके ब्लैक एंड व्हाइट में सामने रख के साफ चली शिफाफ चली। मेरी लम्हा फिक्री इमरान खान साहब नहीं है, मुझे पता है कि इस मामले में वो पूरे हैं। और ये भी नहीं है कि मदर टेरेसा जिसने ये स्टेटमेंट दी है, आरिफ नकवी, जो कि 80 साल जेल भुगतने के लिए इस वक्त अमेरिका जाने के लिए पर तोल रहे, जिसके लिए उनकी इंडाइटमेंट जो है वहाँ पे सारा कुछ उनकी एक्सट्रेडिशन होने वाली है, हर दफ़ा रुक जाती है किसी न किसी पॉइंट पे। बात यह जी कि ये चीज़ें सारी मौजूद थी। और क्यों वो कहते हैं, देखें बददियानती देखें, इलेक्शन कमीशन रिजाइन करे, मेरे खिलाफ वीडियो बना रही है, मुझे कत्ल कराया जा रहा है। ये वो चीजें थी जो अल्लाह मियाँ चाहता था कि सामने आए। अब पता चले कि इलेक्शन कमीशन एक शरीफ आदमी को आपने, सिकंदर सुल्तान राजा को इसलिए आपने बदनाम किया कि आपका पार्टी फंडिंग केस जो था वो आपके सामने था, आपको पता था कि वो क्या है। एक मिनट रुक जाए, नहीं सर यही मेरा सवाल है। सर आप ये जो कह रहे हैं आप सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन बेनज़ीर ये बताइएगा जो एक्सपोजेज हैं, जो हमने स्क्रूटनी कमेटीज़ की रिपोर्ट देखी, दीगर चीज़ें देखी, क्या आपको इसमें कबाहत महसूस होती है, और ख़ासकर आज जो तफसीलात सामने आई हैं उससे, और जो फिर जिस तरह से पीटीआई उसको डिफेंड कर रही है? अलीना, मेरी बड़ी एक अनपॉपुलर ओपिनियन है इस पूरे फॉरेन फंडिंग केस पे। मेरे शायद पैनलिस्ट इत्तेफाक ना करें मेरी ओपिनियन से। हमारा पूरा मुल्क फॉरेन फंडिंग पे चलता है, लेकिन हम अपनी सियासी जमातों को कहते हैं कि वो एक पैसा बाहर से नहीं ले सकते। तो मेरी जाती राय ये है कि जो हमारा कानून है, खास तौर पे जो फॉरेन फंडिंग का सेक्शन है हमारा इलेक्शन एक्ट में, ये इतना सख्त है कि इसको दोबारा देखने की जरूरत है, और सारी सियासी जमातों को दोबारा देखने की जरूरत है, क्योंकि ये किसी भी सियासी जमात के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, हमारा जो कानून था पहले जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से था, पॉलिटिकल एक्ट था हमारा, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 1962, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपको एक सब्सटैंशियल अमाउंट बाहर से मिलती है, या किसी फॉरेन नेशनल या फॉरेन कंपनी या किसी फॉरेन हुकूमत से मिलती है, तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। सब्सटैंशियल अमाउंट मतलब कि एक बड़ी रकम। उसको 2002 में मुशर्रफ साहब के टाइम पे कानून को तब्दील करके कर दिया, सब्सटैंशियल का लफ्ज हटा के कर दिया एनी अमाउंट। मतलब अब थोड़े से भी आपको पैसे बाहर से मिले किसी फॉरेन नेशनल से, तो आपको एक फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर करके डिसॉल्व कर दिया हो सकते हैं आप, अगर आपके खिलाफ कार्रवाई हो। अब मेरे ख्याल से अलीना ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। आपकी एक मिसाल के तौर पे एक छोटी सी सियासी जमात है, आपके पास पैसों की कमी है, मैं एक फॉरेन नेशनल हूँ, मैं आपको $10 भेजती हूँ आपके अकाउंट में, और उस $10 की बुनियाद पे आपकी पूरी सियासी जमात जो है वो डिसॉल्व हो सकती है। अच्छा, ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि दुनिया के बेशतर ममालिक में, अमेरिका में और बहुत से ममालिक में फॉरेन फंडिंग की इजाजत नहीं है और उस पर पाबंदी है। लेकिन ऐसे बहुत से मुल्क हैं भी दुनिया में, उसमें यूरोपियन ममालिक भी हैं, डेवलपिंग ममालिक भी है, जहाँ पे इजाजत है फॉरेन फंडिंग की। और वहाँ पे दलाइल क्या दिए जाते हैं? वहाँ पे दलाइल ये दिए जाते हैं कि क्योंकि ये डेवलपिंग और गरीब ममालिक हैं, यहाँ पे छोटी छोटी सियासी जमातें हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, इसलिए उनको इंटरनेशनल डोनर्स की तरफ देखना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, मंशूर कैसे बनाते हैं पार्टी का, कैंपेन कैसे करते हैं, और उनको इन फंडिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन वहां पे भी अलीना कुछ रिस्ट्रिक्शंस जरूर है, ये नहीं कि खुली छूट है कि आपने जितने मर्जी बाहर से पैसे लेने आप ले लें। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है? वो रिस्ट्रिक्शंस ये है कि आप एक फॉरेन नेशनल से ले सकते हैं, लेकिन एक फॉरेन हुकूमत से नहीं ले सकते। आप पैसे ले सकते हैं लेकिन एक सर्टेन लिमिट में ले सकते हैं, जैसे 5% हो गया, आपकी फंडिंग के 7% हो गए, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है, बजाय इसके कि हमारे मुल्क में एक जनरल एक वो है कि हर चीज पे पाबंदी लगा दो, हर चीज बंद कर दो। तो इस कानून को दोबारा देखना जरूरी है। और एक आखिरी चीज, क्योंकि आपने बशीर मेमन साहब का जिक्र किया, देखें अच्छा अब तो ममनुआ फंडिंग में भी एग्जैक्टली हाँ मेरी राय में देखें, एक चैरिटी इवेंट हुआ, वहां से पैसे आए और पीटीआई की तरफ गए या पीटीआई के अकाउंट में जमा हुए। मेरे ख्याल से ये इतना बड़ा इशू नहीं है। इससे ज्यादा बड़ी स्टोरी ये है या होनी चाहिए, जिस पे तहकीकात होनी चाहिए, कि इन पैसों के बदले में इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे या पीटीआई जब हुकूमत में थी, तो उन्होंने
आरिफ नकवी साहब को क्या फायदे पहुंचाए, और इस पे तहकीकात होनी चाहिए। जैसे बशीर मेमन साहब ने बात की, जैसे आरिफ नकवी साहब ने अपने एफिडेविट में एक झूठ बोला कि वो जो डोनेशन जो चैरिटी इवेंट्स कराते थे वहां पे उन्होंने किसी नॉन पाकिस्तानी नेशनल से पैसे नहीं लिए। इस चीज पे तहकीकात जरूर होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर से कहूंगी, हमारा जो ये कानून है उसको दोबारा देखने की जरूरत है। इस वक्त कोई सियासी जमात नहीं है जो अहम बात है। इरशाद भट्टी साहब, इसमें सिर्फ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा अलीना, कि नियाजी साहब की हुकूमत है, सिंस कि वो हर चीज पीटीआई की मेरे ऊपर डालते हैं, तो नियाजी साहब की हुकूमत है, अपनी हुकूमत से कहें और तहकीकात करवा लें। वो हो रही है, वो तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को निकाल दें। राजा सिकंदर सुल्तान सुहाने रूह क्यों बना हुआ है? किस ने, मैं कल ही आपको अर्ज की थी ना कि 2014 से खुदा गवाह है कि जो क्लेम उसके अपने बारे में, इमरान खान साहब के अपने बारे में थे और जो वो आप लोगों से कहलवाते रहे हैं, आप ले लेते ना, क्यों? मैं तो सिर्फ यही कहता कि 2014 से कहता कि मेरी तहकीकात खोलो करो, ओपन करो, मैं स्टे ना लेता। सर 2014 से लेके आज तक मुझे बताएं कि इस केस को रुकवाने के लिए तहरीक साहब ने कितनी एफर्ट्स लिए हैं, कितने एफर्ट्स लिए हैं। हम तो करा रहे हैं, हम ही, ये हमारी तहकीकात ही तो है, मेरी हुकूमत तो है या नहीं है, लेकिन उसके बाद की जो भी है, जो दोस्त थे इमरान खान साहब के पिछले 3-4 साल में, उन्हीं की तहकीकात है जो उस तक पहुंची हुई है। सिर्फ इतना कहूंगा कि वो हमेशा मुझे एक जमात से जोड़ने की कोशिश करते हैं नियाजी साहब, तो मैं उनके आर्ग्यूमेंट से कन्विंस नहीं होता और मैं बुरा भी नहीं मानता, इसलिए कि वो तो अपनी फैमिली को कन्विंस नहीं कर सके। उनके भाई अभी पीटीआई के एमपीए बन गए। बहुत अच्छा किया, बिल्कुल सही किया। हाँ, हमारा आगे मैं पीटीआई को आपके रहमो करम पे कैसे छोड़ देता? यही हाल होता है, एफटी के बाद कोई नया स्कैंडल आ जाता। अगर आप खुद अंदाजा लगाएं, ये आप लोगों ने हाल किया उस बेचारे का, उसे बैरूनी मुदाखलत था, उसे वो करप्शन कराई है जो पहले कभी उसे वाकिफ ही नहीं था। एक मिनट मदर साहब, ये सुन ले, मैं तो उनकी सुनने के लिए जा बैठूंगी। आज वो क्या फरमाते हैं, मुझे किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। आज मैं मदर साहब को सुनना चाहता हूं। मुझे सिर्फ ये बता दे उनकी जिंदगी का हासिल कलाम में देखना चाहता हूं। आ गया आपका जवाब न्यायी साहब। नहीं, प्लीज आप मदर साहब को सुनाएं। अतर, क्या ये न्यायी साहब की इंफॉर्मेशन दुरुस्त है? क्या ये न्यायी साहब की इंफॉर्मेशन दुरुस्त है कि इमरान खान साहब फाइनेंशियल टाइम्स को सू करने लगे? ये तो देखिए इमरान साहब को पता होगा। अब देखिए, नियाजी साहब के पास तो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इस वक्त डॉलर 250 का क्यों हो गया। इनकी हुकूमत है, इनके वजीर वो है, खजाना है, ये उस हवाले से। मेरा ख्याल है हम इस तरह की चीजें नहीं करते कि किसी की, अगर आपकी तरफ आने वाले, अगर मैं पर्सनल टैक्स को रोकती हूँ तो आई थिंक आप भी रुकेंगे। इस वक्त इतने बड़े स्कैंडल में फंस चली। इरशाद भट्टी साहब बेनजीर ने बड़ा वैलिड सवाल उठाया है। वो कहती हैं कि बशीर मेमन साहब ने जो इंकशाफ किया, जो इल्ज़ाम लगाया कि वो बैठे इमरान खान साहब के सामने, उन्होंने जो आरिफ नकवी साहब के वाजिबात थे उससे मुतल्लिक तहकीकात की बात की, सारा कुछ सामने ला के रखा, तो खान साहब नाराज़ हो गए, उस वक्त के वज़ीर आज़म। इसकी तहकीकात होनी चाहिए, अभी तक क्यों नहीं हुई है? जो आज हम देख रहे हैं फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रद्द अमल दे रहे हैं, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? और बेनजीर का बड़ा अहम सवाल। मेरे प्यारे भाई न्याजी साहब नाम ले रहे हैं, सिकंदर सुल्तान राजा, यानी मुझे इस तरह लग रहा है जिस तरह वो राजा पोरस नहीं, वो जो जिसने पोरस के हाथी वो जिसने आके रोक लिया था मुकाबला, और सिकंदर सुल्तान राजा यानी गब्बर, ये गब्बर इस फैसले पे बैठे हुए क्यों हैं? अब तक 8 साल हो गए हैं। महफूज कहाँ कर दिया है? कहाँ कर दिया? किसी लाकर में महफूज कर दिया है, किसी तिजोरी में महफूज कर दिया है? फैसला सुनाए भाई। और तीसरी बात ये है मैडम शेख कि ये मीटिंग, ये बात बहुत लिखी दी गई है आरिफ नकवी साहब की, और के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी उनकी दिलचस्पी सामने, जो चीजें वो भी सामने आई हैं, बशीर मेमन साहब के हवाले से भी सामने आई है, बहुत सारी ये चीजें लिखी गई हैं। बात ये है कि इसके कई पहलू हैं। अगर एक पहलू लिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और बाकी पार्टियों के सामने लिखा जाए तो मौलाना साहब से लेकर बाकी तहरीक इंसाफ तक और नवाज शरीफ साहब से लेकर जरदारी साहब की पार्टी तक सारे ही फॉरेन फंडिंग के हैं और अजीबोगरीब फॉरेन फंडिंग है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए इस हमारे कानून को और हमारे मुल्क को, तो उनकी अल्लाह के फजलो करम से अजीबो गरीब चीजें हैं। इशू ये है कि ये इसकी तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है, इसका ममनुआ फंडिंग या फॉरेन फंडिंग है, और ये जो सीडीएम साहबा है जो पंजाब जाने के बाद और अब अदलिया के पर काटने के चक्कर में है,
उसको चाहिए कि ये, और जिन्होंने जो इस हुकूमत के यानी 3.5 साल पहले इलेक्शन कमीशन के आगे मुजाहरे कर रहे थे। सवाल बिल्कुल सादा सा है, मैं आपके जवाब को ना में लिख रही हूँ, आप तसल्ली बख्श नहीं समझ रहे हैं पीटीआई। मेरा सवाल तो बिल्कुल सादा सा है। बशीर मेमन के इंकशाफात ले लें, दीगर जो हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं, हम उसको एनालाइज करते हुए क्या समझते हैं, जो वजाहतें दी जा रही हैं, जैसे आप भी कह रहे हैं कि दूसरा रुख भी देखना चाहिए। ठीक है, दूसरा रुख तो हम देखते हैं, हम उसकी बात भी करते हैं गाहे गाहे कि ज़रूर इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन जिस केस के ऊपर फैसला महफूज हुआ है, जो 7 साल से केस चल रहा है, क्या उसका पहले नहीं सुनाना चाहिए? और उसके ऊपर अगर वजाहतें आ रही हैं और दूसरों के केस से कंपैरिजन हो रहे हैं, तो क्या वो अनजस्ट नहीं है? मजहर अब्बास साहब, प्रॉब्लम यह है कि हमारी सियासी जमातों में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप मुझे बताएं, एक आध जमात को छोड़ के जो कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, कोई भी सियासी जमात, ये तीनों बड़ी सियासी जमातें और कुछ और बड़ी जमातों को ले लें, क्या ये अपने फाइनेंशियल अकाउंट एनुअली अपनी मरकजी मजलिस आमला के सामने पेश करते हैं? क्या उसके ऊपर डिबेट होती है? तो आपके जो फाइनेंसेस का मसला है, पाकिस्तान का मसला ही ट्रांसपेरेंसी का ना होना है। पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ा सवालिया निशान है। अब फंडिंग पर आ जाएं, तहरीक इंसाफ की वजाहत सही है गलत है, जब ये फैसला आएगा तो पता चल जाएगा कि वजाहत कितनी है। लेकिन पहले एक ज़माना होता था कि आप जो है वो रसीद रखते थे, आपको रसीद दी जाती थी। अगर आप किसी पार्टी के मेंबर होते थे तो अगर आप 20 रुपए की मेंबरशिप लेते थे तो आप फखरी अंदाज में वो रसीद अपने पास रखते थे। उसके बाद और सब पार्टियां क्लेम करती हैं कि हमारे लाखों फॉलोअर्स हैं। मुझे बताएं, उन लाखों फॉलोअर्स की जो पैसे हैं वो किधर हैं, वो कहां स्पेंड होते हैं? क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो हर जमात को टिकट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, उसके साथ एक ड्राफ्ट देते हैं, कभी 50,000 का, कभी 5 लाख का, कभी वो एमपीएस के लिए अलग होता है, एमएनएस के लिए अलग होता है। ये सारी फंडिंग जो हैं, ये सारी डोनेशंस जो हैं, ये सारे सब जो पैसे लिए जाते हैं मेंबर से, उसका एट द एंड ऑफ द इलेक्शन कमीशन में तो आप जमा कराते हैं एक, लेकिन क्या आप अपनी पार्टी के अंदर इसको डिबेट करते? नहीं होती। आज क्या समझ रहे हैं ये बाकी जो जमातें हैं, वो उनकी क्या ख्वाहिश है? अगर आप देखें कि किसी तरह ये इस्टेब्लिश हो जाए कि पीटीआई की फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग भी एक डिबेट है हमारी यहाँ। फर्ज करें ये इस्टेब्लिश हो जाए कि इनको कोई फॉरेन कंट्री जो है पैसे दिया करती थी, अल्टीमेटली उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाए। क्या ये चाहती हैं सियासी जमातें? क्या ये चाहती हैं कि इमरान खान पे सियासत पर पाबंदी लग जाए? क्या ये सियासी जमातें चाहती हैं कि पीटीआई पर पाबंदी लग जाए? जो गलती जुल्फिकार अली भुट्टो ने अवामी नेशनल पार्टी के साथ की थी, ये आपने बड़ा अहम नेशनल अवामी पार्टी के साथ, एक ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए मुझे, और यही मेन मामला है। कल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अपने इजलास के बाद कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें भी जरा उन्होंने कुछ तफसीलन खुल के मामलात सामने रखने की कोशिश की और लाया अमल का भी ऐलान किया आगे क्या होगा। सर उसके ऊपर भी बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आगे क्या होना जा रहा है मुल्की सियासत में, ये एक बड़ा अहम सवाल है। हम देख रहे हैं हुकूमती इत्तेहाद और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग कर दिया है और बड़ी सख्त पॉलिसी अपनाई जा रही है। गुज़श्ता रोज़ पीडीएम का इजलास भी हुआ, इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान करते हुए कहा कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी और इलेक्शंस वक्त पर होंगे। साथ ही साथ ये कहा गया कि मुफाहमत की पॉलिसी अब तर्क कर दी जाएगी और हुकूमत से मुतालबा किया पीडीएम ने कि 63A की फुल कोर्ट से दोबारा तशरीह करवाने का सदारती रेफरेंस भेजा जाए। कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान के इमरान खान ने 3.5 साल में जो गंद मचाया वो 1 साल में साफ करना मुमकिन नहीं है, इसलिए हुकूमत अपने वक्त पर ही इलेक्शंस करवाएगी, यानी अक्टूबर 2023। अब इससे मुतल्लिक आज साबिक विफाकी वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम इत्तेहादी शेख रशीद साहब का बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि कौम के सामने आने वाले दिनों में कुछ बड़ी दिलचस्प तफसीलात आने वाली हैं। कबल अज़ वक्त इंतखाबात होंगे और अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे। इसके ऊपर तमाम जमातें मौलाना फजलुर रहमान के अलावा मुत्तफिक हैं और
उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो भी इससे मुत्तफिक हैं। कहते हैं जो तारीख होगी इलेक्शंस की और इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्या है, निगरान हुकूमत का क्या सेटअप होगा, इससे मुतल्लिक आने वाले दिनों में तफसीलात जल्द कौम के सामने आएंगे। भी जो दावा किया जा रहा है शेख रशीद साहब की जानिब से, क्या ये दुरुस्त है? अपने तजियाकारों से पूछते हैं कि खबर क्या है अंदर की और क्या चल रहा है। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, सर बताइएगा, क्या सुन रहे हैं आप इन मामलात के बारे में? क्या शेख साहब जो दावा कर रहे हैं कुछ चल रहा है ऐसा? अलीना, पहले तो मैं एक बात बड़ी क्लियर कर दूं, मुझे बड़ा हकीकत है कि मदर साहब जैसे जहांदीदा दानिशवर जो बैलेंस्ड आदमी हैं, इन्होंने ANP का तो याद आ गया। ये जो काला कानून डिक्शनरी, ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया था, जो कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है सर, और जो वहाँ बैठा था और उसको भेज दिया, और जो उस पाकिस्तान का उस तारीख में सबसे पॉपुलर लीडर था, जिसके पास सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी थी, उसको अपने घर भेज दिया। आज तक किसी ने नहीं किया। वही क्राइटेरिया इमरान खान साहब पे अप्लाई होता है कि आपने करप्शन किया है, झूठ बोला है और आपको नाअहल करा दिया जा रहा है। तो ऐसा भावेला कि जैसे कोई पाकिस्तान के अंदर कोई जो है कोई नया सुनामी आने वाला है, कोई जल्जला आने वाला है। इसलिए लॉ ऑफ इक्विटेबल जस्टिस, पहले आप लोगों ने बहुत ज्यादतियां कर ली कि एक ही केस के अंदर, एक ही तरह की एविडेंसेस के अंदर इमरान खान के लिए 2017 में डिफरेंट क्राइटेरिया था और नवाज शरीफ के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया था। ये हम नहीं देखते नहीं है कि हमारी आंखों में धूल झोंकी जाती रही है। और उसके बाद आपने इतने बड़े लीडर को आज तक पाबंदी है, वो टीवी पे आ नहीं सकता क्योंकि बहुत बड़ा क्राइम कमिट कर चुका है। और इमरान खान साहब हर चीज के बारे में यह कहे कि राजा सिकंदर सुल्तान भी बुरा हो गया क्योंकि उसने ये क्यों कह दिया कि वो क्यों, देखो उसको कोई जानता नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये सहूलत है में सर, क्या अपने मफाद के लिए क्या जवाब देंगे आप? सर हम रोज यही कहेंगे कि राजा सिकंदर सुल्तान की राजा बकरी चढ़ाइए, अपना अमाल नामा देख लिया करें किसी की बात करने से पहले। क्या आप लोगों के अपने अंदर क्या क्या गंद भरा पड़ा है? न्याजी साहब यार बंदे को आप कहते हैं उनकी बारी आई है तो ANP आ रही है। नहीं सर, मेरा ख्याल है इससे पहले एक मिनट अलीना, मैं पहले बात करूंगा, उसके बाद कोई और बात करेगा। मैं इसका जवाब दूंगा, उसके बाद कोई और बात करेगा। पहली चीज ये कि न्याजी साहब मुझे बात कंप्लीट ही नहीं करने दी, वरना तो मैं 2002 की भी बात करता कि 2002 में नवाज शरीफ और बेनजीर दोनों को आउट कर दिया गया था। मैं ये भी बात करता कि पीपल्स पार्टी पर 11 साल तक पाबंदी लगी हुई थी सियासत में। मैं ये भी बात करता कि पीपल्स पार्टी को खत्म करने के लिए नवाज शरीफ को सियासत में लाया गया था। मैं ये भी बात करता कि नवाज शरीफ को भी उसी तरह हटाया गया रास्ते से। तो क्या हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्या हम फिर सियासी जमातों पर पाबंदी लगाना चाहते हैं? क्या फिर हम पॉपुलर लीडर्स को जो है वो रास्ते से हटाना चाहते हैं? हम करना क्या चाहते हैं? हम पाकिस्तान की सियासत को किस तरफ ले जा रहे हैं? तो फिर आप बात तो कंप्लीट करने दें ना। ये बात नहीं होती। आमना सादक ना, आप बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस जगह से इमरान नवाज शरीफ को निकाल के 100% स्पेस इमरान खान साहब के हवाले की गई है, तो फिर आप पहले उनको लाएं और ये माफी मांगे, पाकिस्तान कहें कि हमने सारे कोक्टेड केसेस पर पाबंदी लगी थी, उनको गद्दार करार दिया गया था, तो आप खुश हुए थे। कोई माफी मांगे नवाज शरीफ, आप खुश हुए थे। आपने अगरतला साजिश केस में आप खुश हुए थे। शेख मुजीब के साथ जो कुछ आप ये इसको ना खोलें, आप खुश थे। मुझे मसला हमारे मुल्क का यही है सर। हम इसके ऊपर हर रोज बैठ के यहाँ पर डिबेट करते हैं, हर रोज हम इसके ऊपर बहस करते हैं, कभी आप कभी किसी और से। मसला सारा का सारा यही है, किस तरह से हुकूमत आती है, किस तरह से हुकूमत जाती है, किसी तरह से स्टेबिलिटी नहीं है, अवाम में क्या हो रहा है किसी को ख्याल नहीं है। अब हम एक नया सुन रहे हैं कि जी जल्दी इलेक्शंस होने हैं, बाद में इलेक्शंस होने हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। किसी करवट तो बैठे हैं ये ऊंट बेनजीर। अब ये जो डिटेल्स सामने आ रही हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? आप क्या समझती हैं शेख रशीद साहब जो बात कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ एक सियासी बयान है या इसमें कोई हकीकत हो सकती है? क्या बातें चल रही हैं? अलीना, पहले तो क्योंकि आपने स्टेबिलिटी की बात की और आजकल मैं सुन रही हूँ कि हर जगह ये कहा जा रहा है कि अगर जल्द इंतखाबात होंगे तो जैसे एक जादू की कुछ छड़ी है, एकदम से जो है मईशत भी ठीक हो जाएगी, सियासी हालात भी ठीक हो जाएंगे मुल्क में। अच्छा, मेरी इस पे बहुत से इकोनॉमिस्ट से बात हुई
उनकी राय जानने के लिए कि अगर इस साल इलेक्शन होते हैं अक्टूबर में या दिसंबर में, तो क्या उससे मईशत बेहतर होगी अगर एक नई हुकूमत आती है सिंपल मेजोरिटी के साथ, एक मैंडेट के साथ। अक्सरियत की राय अलीना ये थी कि नहीं, और उन्होंने इसलिए कहा नहीं क्योंकि उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मसला आपके मुल्क में ये है कि यहाँ पे पता ही नहीं है कि मईशत की मैं सिर्फ बात कर रही हूँ कि इंचार्ज कौन है इंचार्ज? क्या एस्टैब्लिशमेंट है जो फैसले करती है मईशत के हवाले से, या सियासी जमातें करती हैं? और जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं होगी कि डायरेक्शन किस तरफ से आ रही है, तब तक मार्केट में इंस्टेबिलिटी और कंफ्यूजन रहेगी। तो एक तो ये बात बहुत जरूरी है बार बार कहना कि जब हमारी एस्टैब्लिशमेंट जाके बिजनेसमैन से मिलती है, एक डायरेक्ट उनसे मीटिंग करती है, तो मार्केट में उससे कंफ्यूजन फैलती है कि एक हमारे मुल्क में वजीर आजम है, एक सियासी जमात है, एक हुकूमत है, दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट है, तो फैसले कौन कर रहा है? दूसरी बात यह कि जल्द इंतखाबात होंगे या नहीं, देखिए मेरे ख्याल से जैसे पहले पंजाब में जो अभी बाय इलेक्शंस हुए हैं वो एक डिसाइडिंग फैक्टर था, उसके बाद अब ये जो 11 सीटों पे बाय इलेक्शन होंगे ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर, क्योंकि ये जो 11 सीटें ये बड़ी अहम बात है जी, पंजाब की नहीं है, ये अब केपी की भी है, ये सिंध की भी है। अब ये पूरी पीडीएम का टेस्ट है, ये सिर्फ पीएमएलएन का टेस्ट नहीं है, इसमें सिर्फ 2 सीटें पंजाब की है। अब क्या एएनपी जीत पाएगी, क्या जेयूआईएफ जीत पाएगी खैबर पख्तूनख्वा से, क्या पीपल्स पार्टी सिंध से ये सीटें निकाल पाएगी? तो ये पूरे पीडीएम का टेस्ट है, और अगर ये पीटीआई निकाल लेती है दोबारा सीटें, तो फिर मेरे ख्याल से पीडीएम को एक और धचका लगेगा और फिर शायद जल्द इंतखाबात की तरफ जाए। ठीक है जी, ये जो 11 अरकान के कल कौमी असम्बली से किए गए हैं, इसके ऊपर दारोमदार हो सकता है। आने वाला वक्त इस सिलसिले में किस तरह से टर्न आउट कर सकता है, अपने बाकी तज्जियाकारों की राय जानते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद, हम बात कर रहे हैं कि मुल्क में आगे क्या जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, जैसे शेख रशीद साहब दावा कर रहे हैं और ये भी दावा करते हैं कि तमाम जमातें जो हैं मौलाना फजलुर रहमान के अलावा इसके ऊपर मुत्तफिक हो गई हैं। भट्टी साहब, आपके पास क्या इत्तलात हैं इससे मुतालिक? मैडम से 3-4 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये वाकई बात ठीक है कि बैकडोर चीजें चल रही हैं, और ये सारी ये जो इलेक्शन और बाकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी ये सारे इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन शेख रशीद साहब की हर बात को सच्चा ना मान लीजिएगा। चंद दिन पहले उन्होंने कहा था कि जुलाई बड़ा अहम है, अब वो कह रहे हैं अगस्त बड़ा अहम है, कल कैसे हो सकता है कह दें सितंबर बड़ा अहम है। तो वो टेवे पे और तुक्कों पे बात करते हैं, क्योंकि काफी 15 वजारतें भुगता चुके हैं, तो अक्सर तुक्के उनके तीर भी हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये वफाकी हुकूमत जिसका बेनजीर साहब ने जिक्र किया, ये वफाकी हुकूमत अपनी माजीरी हटाना चाहती है 11 करवा के, ताकि अगर कोई इत्तेहादी दरमियान से लेफ्ट राइट हो जाए, कोई 2-4 इधर उधर हो जाए, तो शहबाज शरीफ साहब के पास स्टेबल चीजें हों, ताकि वो ये ना हो कि सदर आरिफ अलवी कह दें कि अब दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। तीसरी बात ये है कि ये बहुत शर्मनाक तरीके से, बड़े बुरे तरीके से ये अदलिया के पीछे पड़ गए हैं सारे। नैब खत्म करने के बाद FIA पुलिस का रगड़ा निकालने के बाद अब इसके पीछे हैं। तो ये एक है। चौथी बात ये है कि ये जहाँ मईशत पहुंची है, ये 2 बातें सिर्फ करूंगा छोटी। चौथी बात ये कि जहाँ मईशत सर, मेरा ख्याल है आपका बड़ा वजाहत से जवाब आ गया सर। मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, मैं आगे जल्दी से मूव करना चाहूंगी। आपने बड़ी अहम बात कही है। न्यायी साहब, भट्टी साहब कहते हैं कुछ बैकडोर राब्तों की खबरें हम सुन रहे हैं। सर, कुछ अफवाहें इधर उधर गर्दिश कर रही हैं, आपके पास इससे मुतालिक क्या कोई खबर है, या फिर हालात वाक़यात को देखते हुए आपका तज्जिया क्या है? और जो 11 कौमी असम्बली की सीट्स हैं खाली हुई, ये किस तरह से इसमें रोल प्ले कर सकती हैं? अलीना, ये 11 नहीं है, 9 हैं। 2 जो है ना वो स्पेशल सीट्स हैं लेडीज़ की, एक शानदाना गुलजार है और एक श्री मज़ारी हैं। बाकी 9 सीट्स हैं, वो बेनज़ीर ने उसको तफसीली बताया है। ये टेस्ट होगा, लेकिन इससे पहले टेस्ट तहरीक इंसाफ का होगा। क्या है, वो जब कॉन्टेस्ट करती है सीट्स के ऊपर, तो उनको नैरेटिव क्या होगा रिज़ाइन का, कि वो तो असम्बली के अंदर बैठना नहीं चाहते। तो मेरा ख्याल है कि इस वीक नैरेटिव के साथ तहरीक इंसाफ के लिए अपनी बड़ा मसला है कि उस कैंपेन को कैसे चलाएंगे। वो पहले और मसला था जो 20 सीट्स थी, ये इधर पोलिटिकली एक बड़ा एक उलझा हुआ मसला है, ये इस तरह स्टेट गेम नहीं होगी। दूसरी बात यह कि राब्ते जो हैं वो बिल्कुल हो रहे हैं।
इंडिपेंडेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट भी हो रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू भी हो रहे हैं। बाजवा साहब की अपने आपने मुंह से सुन लिया है, इमरान खान साहब से भी उसका जवाब सुन लिया है। इवन जब लॉन्ग मार्च हो रहा तो उससे पहले कब बताया गया था जी कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस ले। हर मौके पे ये चीज़ हमारे तक, मीडिया तक, आप तक पहुंच जाती थी, डिस्कशन में भी आई है, और मेरा ख्याल हर दूसरे तीसरे हफ्ते एक नई प्रपोजल के राब्ते होते हैं। लेकिन आखिरी बात यह है कि पीडीएम का जो रिजॉल्व है ये है कि अगर उन्होंने 18 अगस्त 2023 तक अपना टाइम पूरा कर लिया तो उनके पास सिर्फ एक ही पॉलिटिकल विंडो है, अगर इन ऑल फेयरनेस देखा जाए उनके एंगल से, कि वो अपना टाइम पूरा कर जाएं। उससे पहले वो जो अगर स्टेप डाउन करते हैं, इलेक्शन जल्दी कराते हैं, हालात पैदा हो जाए होते हैं, जैसे बेनज़ीर ने कहा है या भट्टी साहब ने कहा है कि वो उनको कराने पड़ जाते हैं, तो अच्छा अगर नहीं कोई भी नहीं माना, नवाज शरीफ साहब भी नहीं माने, ये इस वक्त हर देखो उनको सियासत आती है। इस वक्त क्या इमरान खान साहब कल की मीटिंग में तो वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने आमादगी का इजहार किया, नवाज शरीफ साहब ने, मैं कहता हूं मेरी अपनी बात हुई है, नहीं किया, वो तो कहते हैं नो। अब चाहे खराब हो, चाहे, ये मैंने आपको ये बात बता रहा हूं, वो तो कल के नहीं परसों कह रहे हैं कि चाहे खराब हो या कामयाब हो, अब इनकी कोशिश ये है कि फरीक अव्वल जिसमें हुकूमत है, फरीक दोम जिसमें तहरीक इंसाफ है, फरीक सोम है जिसमें एस्टेब्लिशमेंट है, बाकी दो में नहीं छोड़ रहा हूँ, उनकी चेंज होती रहती है। फरीक दोम जो इलेक्शन चाहता है, फरीक सोम जो कभी इलेक्शन चाहता है, कभी इनको कंटिन्यू करना चाहता है, और फरीक अव्वल जो है, फरीक अव्वल 17 अगस्त जी और कोई अंदर की बात बताए ना, उन्होंने क्या आगे के लिए प्लान किया है सर? उन्होंने आगे के लिए यही प्लान किया कि जी, आगे के लिए ये प्लान किया जी कि आप 17 अगस्त तक करें, जो हालात हैं देखें, हो सकता है कि ये पूरा साइकिल जब पूरा हो जाए और कोई IMF के जब रिलीज हो जाए तो हालात बेहतर हो जाए। मीनवाइल इमरान खान साहब को आप पूरी तरह एक्सपोज करें और जो कुछ के सामने लोगों के सामने रखें, ताकि जितना टाइम उनको, उनका नवाज शीजा का ख्याल है, नवाज शीजा का ख्याल है कि इमरान खान साहब चूंकि झूठ बोल रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक्सपोज होना ही होना है, क्योंकि झूठ को लंबे अरसे तक के लिए नहीं किया जा सकता। ओके, मजहर अब्बास साहब। देखिए अलीना, सीधी सी बात यह है कि आज जो मेरे लिए बड़ी अलार्मिंग बात थी वो ये की थी कि आपके आर्मी चीफ ने अमेरिकन डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को फ़ोन करके ये रिक्वेस्ट की कि IMF पे दबाव डाला जाए कि वो जल्दी इस हवाले से फैसला करें। अब ये जो चीज़ है ये बहुत अलार्मिंग है। इसका मतलब है कि आप इकनॉमिकली इस पोजीशन पर आ गए हैं कि ऑलमोस्ट हम कहें ना कहें हम कोलैप्स कर रहे हैं, और ये जो डॉलर की सूरत हाल है, अब ऐसे में पीडीएम की ये जिद जो है कि हम वक्त पे इलेक्शन कराएंगे, इसको सामने असिस्ट तो करें कि आगे 1 साल बाद डॉलर किधर होगा, 1 साल बाद कीमतें किधर होंगी। तो अगर आप उस तरफ जाना चाह रहे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कि शेख रशीद साहब का दावा हो ना हो, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर IMF की किस जल्दी से तय हो जाती है, IMF का मुआहिदा जो भी है अमली उसकी शक्ल उनका बोर्ड अप्रूव कर देता है, तो ऐन मुमकिन है कि उसके बाद हम इलेक्शन की तरफ जाएं। लेकिन अगले महीने दो बड़े इलेक्शंस हैं कराची के अंदर, एक लोकल बॉडीज इलेक्शन है, एक ऑलरेडी NA 245 का इलेक्शन है, और वहां PTI और PDM दोनों का इम्तिहान होगा, और भी जमातों का इम्तिहान है कि वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल प्रोसेस और बातचीत चल रही है। अथर जी अच्छा, देखिए जहां तक ये ताल्लुक है कि वो इलेक्शंस में अभी जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, हुकूमत किसी सूरत में भी, देखिए इसीलिए ये ममनुआ फंडिंग और फॉरेन फंडिंग की बात करते हैं, क्योंकि ये इंतखाबात में खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते, ये सारी जमातें मिलकर भी मुकाबला नहीं कर सकती हैं, और इस वजह से वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे उनको आउट करवाना चाहते हैं। तो ये तो कभी भी इलेक्शंस में नहीं जाएंगे अनलेस जो तीसरा फरीक है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो इनके सर के ऊपर से हाथ उठा ले। अभी तो उन्होंने इनके सर के ऊपर हाथ रखा हुआ है, फिर ये मजबूर हो जाएंगे इलेक्शंस की तरफ से, देखिए हुकूमत फिर सस्टेन नहीं कर पाएगी, और यही चीज हमें नजर आ रही है। जो इन्होंने 11 बंदों के इस्तीफे कबूल किए, ये तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर खान साहब क्या इतना लंबा इसको चलाएंगे? क्योंकि कल तो ये भी बात हुई ना, राणा साहब ने चैलेंज किया, उन्होंने कहा आप दोनों अपनी हुकूमतें जो सूबों में बनी हुई है वो तोड़ दें अगर आपको इलेक्शंस का इतना ही शौक है तो।
देखें, इस वक्त जो भी मुल्क के अंदर हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो आपके भी सामने है। आज जो डॉलर की पोजीशन है, जो इकोनॉमी की पोजीशन है, अब हर गुजरते दिन के साथ ये जो इन्होंने तबाही लाई है गुज़िश्ता 2-3 महीनों के दौरान, उसकी सारी तस्वीर सामने आती जा रही है। तो खान साहब को तो उसका सियासी तौर पे फायदा भी हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई इतनी जल्दी होगी कि वो सेंटर में इनकी हुकूमत कराएं। और दूसरी बात यह है कि उनके पास, आपको नहीं लग रहा कि शेख रशीद साहब का जो दावा है वो दुरुस्त है, सियासी जरूर हो सकता है? इजाजत दीजिए, इतना ही वक्त था आज। अल्लाह हाफिज।